RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान की एक और कड़ी में जोड़ते हुए एक और कड़ी आज हम लोग दोस्तों 81 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले तो आप फास्ट रिवीजन कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जितने भी रिवीजन हमारे जितने भी विषय के होंगे सब पीडीएफ के माध्यम से होंगे और जितना भी डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा वो दोस्तों वीडियो बोर्ड के माध्यम से आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला सवाल आज का है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका सी, 120 दिन। दोस्तों इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहा है, लाल रुधिराणु के केशकला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर लैंड स्टीनर ने मानवों के रक्त मतलब रुधिर को 4 श्रेणियों में बांटा, जिन्हें रुधिर वर्ग कहते हैं। लाल रुधिराणु के जीवन काल 150-120 दिन तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। अगला दोस्तों देखें, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका बी, 12। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपाती भागों को जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित क्रैनियल तंत्रिकाएं एवं स्पाइनल से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तो कपाल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहला दोस्तों सवाल है हमारा, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोश में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। बचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना फाइगोसोम कहलाती है। अब फाइगोसोम और प्राथमिक लाइसोम एक हो जाते हैं तथा लाइसोम के विकार द्वारा फाइगोसोम द्वारा लाए गए कणों का पाचन होता है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला दोस्तों, मूत्र का असामान्य घटक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, एल्ब्यूमिन। कहता है, स्वस्थ व्यक्ति में मूत्र में 95% जल एवं 5% कार्बन पदार्थों की मात्रा रहती है। कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन तथा पोटेशियम ऑक्साइड आदि रहते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन असामान्य घटक है। सवाल नंबर 85, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, फेफड़े। निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह श्वसन संबंधी रोग होता है। हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों होगा बी। इसका सही उत्तर आपका होगा बी, 55 से 60%। कहते हैं कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% तक की मात्रा होती है तथा शेष 45-40 में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला दोस्तों सवाल है,
कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यकृत। यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्टेरॉल आदि यकृत लवण होती हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। यकृत में विटामिन ए, डी, लोहा एवं तांबा संचित रहता है। अगला सवाल है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ए, वायरस। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस यकृत का रोग है जो हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से फैलता है। हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। मनुष्य इन सभी किस्म के विषाणुओं का वाहक है। ए और ई किस्म के विषाणु पानी में पैदा होते हैं। ये विषाणु थूक, खखार आदि के जरिए फैलते हैं, जबकि अन्य विषाणु रक्त के जरिए संक्रमित होते हैं। इसमें बी और सी किस्म के विषाणु अधिक खतरनाक होते हैं। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क के नीचे। उत्तर ए सही होगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यह कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेटल सिरका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.69 एम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वास्तव में यह मक्का के दाने के बराबर, स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी होती है। यह अग्रपाल, पश्चपाल तथा मध्यपाल में विभाजित होती है। अगला दोस्तों सवाल है, एक ग्रंथि में, अगला दोस्तों सवाल है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अग्नाशय। विकल्प सी सही होगा। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह बाह्यस्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन नामक हार्मोन तथा बहिःस्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा आपका ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है, जो मादा के जनन, अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। आगे दोस्तों देखेंगे, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इसका दोस्तों सही विकल्प होगा डी, ग्लूकोज। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ग्लूकोज है दोस्तों। ग्लूकोज C6H12O6 सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? जिसका दोस्तों सही उत्तर होगा सी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान के मध्य में पाई जाती है। यह वातावरण के ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, जिस कारण हमें वातावरण की आवाज़ सुनाई देती है। अगला दोस्तों सवाल है आपका, किस तत्व की कमी में घेंघा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, आयोडीन। आयोडीन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिस कारण स्टेम सेल का अनियंत्रित विकास होता है। गले की
या सूजन, घोंघा, घेंघा रोग कहलाता है। यह रोग बर्फीले या उन स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है जहां पानी में नमक की मात्रा कम होती है। अगला दोस्तों है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी एंड सी कहते हैं। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है तथा अन्य शेष विटामिन वसा में घुलनशील है। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक शब्द है केडा, केडा, तो KEDA, ये दोस्तों वसा में घुलनशील हैं, आप वसा में कह सकते हैं। बी और सी ये दोस्तों आपको पानी में मिल जाएंगे, ये पानी में घुलनशील है। तो BC पानी में घुलनशील है और KEDA केडा ये दोस्तों वसा में घुलनशील है और BC जल में घुलनशील है। आगे दोस्तों देखते हैं, रक्त समूह O कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये सार्वजनिक दाता, जिसका विकल्प सही होगा A, सार्वजनिक दाता कहलाता है। रक्त समूह O को सार्वजनिक दाता तथा रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। AB को दोस्तों सर्वग्राही कहा जाता है, O को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह की खोज 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला दोस्तों देखते हैं, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। टाइलिन एंजाइम का दोस्तों संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, लार। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है, जिसमें 98% जल, 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है और म्यूसिक मतलब लुगदी को चिकना बनाता है। इसी कारण रोटी अधिक देर तक चबाने पर मीठी लगती है। अगला दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का डॉट डॉट है। क्या है दोस्तों? तो हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय के अंतःभाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का रक्त बैंक डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। प्लीहा या तिल्ली सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है या लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिस कारण इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। यह मानव पेट में उपस्थित स्थित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है दोस्तों प्लीहा। अगला, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? सी, हीमोग्लोबिन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। हीम लाल रंग का होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। यह O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन व CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो दोस्तों है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं हैं? तो बी, सांस की कमी। निम्न में से कौन से मधुमेह का लक्षण नहीं? सांस की कमी। जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 या 500 mg प्रति ml हो जाता है तो इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। इससे सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से दोस्तों लक्षण हैं, आइए देख लेते हैं। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। रुधिर में शर्करा की अधिक मात्रा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कई बार मूत्र के लिए जाना, अधिक भूख एवं प्यास लगना, शरीर का वजन कम होना, कमजोरी महसूस करना, सांस की कमी इसके लक्षण में शामिल हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका सांस की कमी ये लक्षण नहीं है। अगला दोस्तों सवाल है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर होगा सी, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। शिशु रोग पीडियाट्रिक्स। अगला दोस्तों, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स एक ज्वरनाशक दवा है, जबकि ट्रैंक्विलाइजर एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग चिंता, तनाव, मानसिक अशांति से संबंधित बीमारी में किया जाता है। एनेस्थेटिक एक निश्चेतक दवा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एनेस्थेटिक जो है एक निश्चेतक मतलब बेहोश करने वाली दवा है। जबकि दोस्तों ट्रैंक्विलाइजर, इसकी हम बात करें दोस्तों, ट्रैंक्विलाइजर या एक तनावग्रस्त वाली दवा है। और एंटीपायरेटिक की दवा यदि बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों बुखार के लिए दवा है। अगला दोस्तों बात करेंगे किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन सी है। किण्वन प्रक्रिया में कुछ कवक, जिन्हें ईस्ट मतलब खमीर कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित करके एल्कोहल बनाते हैं। यह मदिरा उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया है। आगे दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प आपका होगा वो होगा दोस्तों ए, मेड्यूला। दोस्तों सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, बैलमस तीनों मस्तिष्क के भाग हैं, जबकि मेड्यूला ऑब्लोगेरा, जिसे मेड्यूला के नाम से भी जाना जाता है, पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। अगला दोस्तों सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर पर प्लेग के बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें रोगी को तेज बुखार होता है, वह गर्दन तथा हाथों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा का उपयोग होता है। अगला दोस्तों देख लेंगे, करा कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ए, टेकोफेराल। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल दोस्तों होता है। इसे बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है, बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतया दूध, अंकुरित अनाज या गेहूँ, हरी सब्जी में पाया जाता है। अगला दोस्तों सवाल देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? अस्थि मज्जा। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावतल होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। ये छोटी होती हैं, चपटी होती हैं, गोल होती हैं दोस्तों, दबी हुई अर्थात उभयावतल होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग दोस्तों 45 से 50 के बीच रहती है। 45 से 50 लाख प्रति मिमी तक होती है। इसकी जीवन अवधि जो दोस्तों इसका जीवन काल है लगभग 100 से 120 तक रहता है। 100 से 120 दिन तक होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। चलो दोस्तों, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावी होता है? तो मलेरिया में दोस्तों सी, प्लीहा।
मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर दोस्तों जो होता है परजीवी का वाहक होता है। इस मच्छर के काटने से मलेरिया परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता, जिसको एनीमिया बोलते हैं, का लक्षण सामने आता है। मलेरिया का उपचार सिनकोना दोस्तों, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किया जाता है। मलेरिया में प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है, जिससे उसमें दर्द होता है। अगला दोस्तों, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो दोस्तों, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों सी, सर्वग्राही। सी आपका सही उत्तर होगा, ए बी। दोस्तों इसके हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। कहते हैं दोस्तों प्रतिजन या प्रतिजैविक, प्रतिजन या प्रतिजैविक। प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह, कोशिका कला पर पाए जाते हैं। वस्तुतः प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा एक अन्य प्रकार के प्रोटीन उपस्थिति होती है जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है। प्रतिजन एवं प्रतिजैविक के आधार पर रुधिर को 4 समूह में दोस्तों विभक्त किया गया है। समूह ए, समूह बी, समूह ए बी तथा समूह ओ। तो दोस्तों देखते हैं समूह ए। रक्त समूह ए की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसमें एंटीजन ए एंटीबॉडी बी होता है। समूह बी, रक्त समूह बी की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी ए होता है। रक्त समूह ए बी, इसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह भी कहा जाता है। रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ की खोज डी कास्टेलो तथा स्टर्ली, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है तथा एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होता है, इसलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, उर्विका। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी? उर्विका है। कहा जाता है दोस्तों मनुष्य में पैर की हड्डी अस्थि ठोस होती है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ तथा पैर में बटी होती है। जांघ में एक हड्डी जिसको फीमर या उर्विका होती है, जो शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जांघ में दोस्तों टिबिया तथा किबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर के 3 भाग गुल्फ, तलुआ तथा पादांगुलिया होता है, यह होती है दोस्तों। अगला विकल्प दोस्तों देखेंगे, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ए, एंटीपायरेटिक्स। दोस्तों एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर में दर्द व बुखार उतारने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे एस्पिरिन, क्रोसिन, फेनेसिरिन, पायरोमिडीन। अगला दोस्तों सवाल है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2.0 किग्रा के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यह गहरे धूसर रंग का होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, विलियम हार्वे। कहते हैं दोस्तों मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर या रक्त होता है। रुधिर तरल संवहनी संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार रुधिर परिसंचरण तिलचिट्टा, फ्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों। बंद परिसंचरण तंत्र दोस्तों, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र रुधिर की बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला दोस्तों है रक्त किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा इसमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं रक्त किस पर निर्भर करता है। रक्तचाप सामान्यतया सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गन, परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। रक्त दाब प्रंकुचन दाब पर निर्भर करता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रंकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली जीएच तथा प्रसारण दाब 80 मिली जीएच होता है। रक्त दाब को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं या मापा जाता है। अगला दोस्तों देखते हैं सवाल। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। ट्यूबेटेक्टोमी, विकल्प ए। दोस्तों फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना महिला नसबंदी कहलाता है या महिलाओं में गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। ट्यूबेटेक्टोमी के बाद बनने वाले अंडाणु गर्भाशयी नालों में पहुंचकर खंडित हो जाते हैं। दोस्तों ट्यूबेटेक्टोमी और नसबंदी एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन मत ना हो दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं रक्त कैंसर को कहा जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका सी, ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर आपका होगा वो सी, 7.4। कहते हैं रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति शरीर की मीसोडर्म से होता है। एक औसत 70 किग्रा, वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जो शरीर के भार का 7 से 8% तथा आयतन के अनुसार 1/13 भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर कुछ क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला दोस्तों देख लेते हैं अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। तो इसका दोस्तों अगला विकल्प सही होगा सी, मस्तिष्क। दोस्तों अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका बी, ऑक्टू ग्रंथि। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ऑक्टू ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें दो हार्मोन थायरॉक्सिन व ट्राईआयोडोथायरोनिन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। अगला दोस्तों विकल्प होगा आपका, कहते हैं कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो इसका सही विकल्प दोस्तों होगा
ए शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी। कहते हैं शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि कृषि विज्ञान कृषि एग्रोलॉजिक मिट्टी मानव विज्ञान मानव के उद्भव एवं विकास से संबंधित हैं। दोस्तों अगला रक्त है, क्या रक्त है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका बी क्षारीय। रक्त कैसा है? क्षारीय। पीएच पैमाना, पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक लाइन होती है, यहाँ पर 0 और 1 2 3 और इधर दोस्तों इस तरीके से माइनस में 1 2 3, और जिनका दोस्तों यहाँ पर होगा वो उदारी होते हैं, जैसे शुद्ध जल। फिर दोस्तों जिनका बढ़ता जाएगा दोस्तों वे क्षारीय, जिनका घटता जाएगा वो दोस्तों अम्ल कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बताएंगे। मानव के रक्त जो पीएच दोस्तों होता है वो 7.5 होता है, इसलिए रक्त क्षारीय होता है। कहीं 7.5 7.4 आपको मिल जाएगा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सही जो उसका उत्तर होगा सी टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ए 7 से 8%। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में 7 से 8% होता है। रक्त एक शरीर तरल द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। इनका प्रमुख कार्य शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के श्वसन अंगों तक पहुंचाना। रक्त का मान 7.4, कहीं कहीं दोस्तों 7.5 आपको मिल जाएगा। ये किताबों में अलग अलग दिया होता है। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि चैनल हमारे भविष्य के लिए सार्थक हो सकता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं, और हम क्या सुधार आपके लिए कर सकते हैं इसकी दोस्तों कमेंट खुला है, आप सलाह दे सकते हैं। इसी दोस्तों साथ में आपसे अलविदा। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद और शुक्रिया सुनने के लिए। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। और दोस्तों अब हमारा पीडीएफ के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट आएंगे और वो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। विज्ञान अब थोड़ा ब्रेक लगेगी, ये लगभग 1 हफ्ते के बाद आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।